अरे माँ, बात तुम्हारी बहू है, थोड़ा बहुत उनके साथ तो एडजस्ट कर ही सकती हो। रात हो गई थी, जगदीश जी को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने पलंग पर लेटे इधर उधर से करवटें बदल रहे हैं। सोने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर है। बहुत देर तक कोशिश करने पर भी जब नींद नहीं आती है तो उठ करके चारपाई पर बैठ गए। पास में रखे जग से एक गिलास पानी निकालकर एक ही साथ पूरा गिलास पानी पी गए। एक अजीब सी बेचैनी जगदीश जी को सोने नहीं दे रही है। पास में ही उनकी पत्नी श्यामा जी लेटी हुई है। आज सुबह उनके बेटे के साथ जो बहस हुई है, बेटों की वही बातें उनके कानों में रह रहकर गूंज रही है। अपने बेटों की बात उन्हें सोने नहीं दे रही है। समझौता कहने को तो बहुत छोटा शब्द है। दोनों बेटों ने कितनी आसानी से कह दिया कि माँ से कह दो हमारे लिए थोड़ा सा समझौता कर लें। क्या अपने बच्चों के लिए इतना भी नहीं कर सकती? अरे हम कुछ और थोड़ी ना मांग रहे हैं माँ से, यही तो मांग रहे हैं कि हमारी पत्नियों को ज्यादा काम करने की आदत नहीं है, सुबह जल्दी जागने की आदत नहीं है। माँ ने तो पूरी जिंदगी काम किया है, इसलिए अगर वह काम करती भी रहेंगी तो क्या समस्या है? क्या माँ अपने बेटे बहू के लिए इतना सा समझौता नहीं कर सकती हैं? और फिर मेरी पत्नियाँ रसोई में माँ का हाथ बटा तो देती हैं। अब मैं अपनी पत्नी से उम्र के इस पड़ाव पर कैसे कहूँ कि तुम अपने बच्चों के साथ भी समझौता कर लो? पूरी जिंदगी मैंने अपनी पत्नी से समझौता करने के लिए ही तो कहा है। अब इस उम्र की आखिरी दहलीज पर भी क्या मैं उसे समझौता करने के लिए कहूँगा? क्या वह बार बार मेरे लिए समझौता करती रहेगी? कोई उसके लिए भी तो समझौता करे। क्या हर बार मेरी पत्नी ही समझौता करे? जिस दिन से ब्याह करके लाया हूँ उस दिन से ही मैंने उसे समझौता करने के लिए कहा है। कभी माँ बाप के लिए तो कभी अपने बहनों के लिए तो कभी अपनी नौकरी की खातिर मैंने समझौता करने के लिए कहा है और मेरी पत्नी ने हंस हंस कर समझौता किया है। मुझसे कभी कोई सवाल नहीं किया, लेकिन आज बेटे भी अपनी माँ से समझौता करने के लिए कह रहे हैं। जगदीश जी एक नज़र अपनी पत्नी की तरफ डालते हैं, जो कि चादर के ओढ़े बड़े आराम से सो रही हैं। पहले तो मन किया कि अपनी पत्नी को जगा के कुछ बातें करें, फिर सोचा आराम से सो रही है, सोने देते हैं। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए बाहर आंगन में आकर के टहलने लगे। कहने को तो समझौता शब्द एक बहुत छोटा है, लेकिन जो करता है उसके लिए यह बहुत कठिन होता है। समझौता करने वाले की जिंदगी चक्की की दो पाटों गेहूं की तरह पिसती ही रहती है। पहले मेरी पत्नी ने मेरी माँ के लिए समझौता किया, उसके बाद मेरी तीन बहनें थीं। उनकी जिम्मेदारियाँ मेरे कंधों पर थीं, क्योंकि मैं घर में इकलौता कमाने वाला था। उनकी पढ़ाई और सारी जिम्मेदारी मैंने और मेरी पत्नी ने पूरी की है। अपनी बहनों को बेटियों की तरह प्यार किया और एक माता पिता की तरह हम दोनों पति पत्नी ने जिम्मेदारी निभाई है। यही सब सोचते सोचते जगदीश जी अतीत की यादों में खो गए। उन्हें वह दिन आज भी याद है जब वह अपनी पत्नी श्यामा को इस घर में ब्याह करके लाए थे। तब था ही क्या, इस घर में पूरा आंगन खाली पड़ा था। चारों तरफ मिट्टी के ढेर लगे हुए थे। 2 कमरे कच्चे बने हुए थे, जिसमें हमारा पूरा परिवार रहता था। कच्चे आंगन में ही एक कोने में 2 गायें बंधी हुई थी। मैं अपने घर का इकलौता बड़ा बेटा था। नई नवेली लाल सुर्ख जोड़े में मन में हजारों सपने लिए श्यामा देवी अपने पति जगदीश जी के साथ अपने ससुराल में प्रवेश करती हैं। लेकिन जगदीश जी को समझ नहीं आता है कि उनकी शादी होने के बाद उनकी माँ का व्यवहार क्यों बदल गया। कुछ अजीब सा ही उखड़ा उखड़ा व्यवहार करने लगी हैं। जरा जरा सी बात पर अपनी नई नवेली बहू पर गुस्सा हो पड़ती हैं, कभी मुझ पर चिड़चिड़ा जाती हैं। एक दिन जगदीश जी अपनी माँ से पूछते हैं, क्या हुआ माँ जो तुम इतना गुस्सा करती हो? सीधा सीधा तो माँ
कुछ भी नहीं बताती हैं, लेकिन माँ की बातों से इतना तो मैं समझ में आता है कि माँ को यह डर है कि मेरे बेटे की शादी हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कमाऊ बेटा अपनी पत्नी की मुट्ठी में आ जाए और सारे पैसे अपनी पत्नी को देने लगे। तो मेरी बेटियों की शादी कैसे होगी, उनकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी, घर का खर्चा कैसे चलेगा। मैं माँ की मंशा को बहुत अच्छी तरह से समझ गया था। पहले तो मैंने अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से समझाया, माँ ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बहू बहुत अच्छी है और अगर आप कहती हैं तो मैं आपके लिए उससे एक बार बात कर लूँगा और तनख्वाह के सारे पैसे हर महीने आपके हाथ में रखूँगा। अपने बेटे की बात सुनकर की माँ खुश हो गई। माँ ने बेटे को खूब लाड लडाया। रात में जगदीश जी अपनी पत्नी से इस बारे में बात करते हैं कि श्यामा, मैं अपने घर में इकलौता कमाने वाला हूँ, मेरे सर पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। मैंने अपनी माँ को वचन दिया है कि अपनी तनख्वाह माँ के हाथ में रखूँगा। तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं है क्या? तुम मेरी माँ के लिए इतना सा समझौता कर लोगी? मेरी माँ ने हम चारों भाई बहनों को बहुत ही कष्ट से पाला है। हम नहीं चाहते कि उन्हें बुढ़ापे पर कोई भी तकलीफ हो। कितनी आसानी से जगदीश जी ने अपनी पत्नी से यह बात कही थी, उतनी ही सहजता से श्यामा जी ने अपनी पत्नी की बात का मान रख लिया था। अब पूरे घर में जगदीश जी की माँ का ही राज चलता था। हर महीने जगदीश जी अपनी तनख्वाह अपनी माँ के हाथों में रख देते हैं। पूरा घर माँ के हिसाब से चल रहा था। श्यामा जी ने बड़े ही आसानी से हाँ कर दिया। उनके चेहरे पर एक सिकन भी नहीं थी। इधर जगदीश जी की माँ बहुत खुश थी क्योंकि उनका कमाने वाला बेटा उनके पास ही था। बहू ने सारे अधिकार छोड़ दिए थे और अपनी सास के साथ समझौता कर लिए थे। श्यामा जी की सास बहुत तेज तर्रार थी, सारे घर के काम अपनी बहू से ही करवाती। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक बेचारी श्यामा जी घर के काम करती रहती। श्यामा की 3 ननद थी, वह पढ़ने में ही व्यस्त रहती थी। अगर कभी काम के लिए ज़रूरत पड़ जाती तो तीनों ही फटाक से मना कर देती थी कि उन्हें अपनी पढ़ाई करनी है। अपने कमरे में बैठी बैठी बातें करती रहती, अपनी भाभी का काम में बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती थी। रात तक काम करते करते श्यामा जी बुरी तरह से थक जाती थी। उनके चेहरे की उदासी जगदीश जी से छिपी नहीं थी। वह अपनी पत्नी की थकान और उदासी को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, लेकिन क्या करें, अपनी माँ को भी तो दुखी नहीं देख पा रहे थे और माँ के हिसाब से ही घर चल रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरा। तीनों बहनों की जगदीश जी ने शादी की, उनके लिए अच्छे अच्छे घर ढूंढे। जब सबसे छोटी वाली बहन की शादी थी, उसके 1 महीने पहले ही जगदीश जी ने अपनी पत्नी श्यामा के लिए कानों के बहुत ही सुंदर कुंडल बनवाए थे। वह भी तब जब छोटी वाली बहन अपनी शादी की तैयारियों में अपने लिए कुंडल लेने गई थी, तो श्यामा जी के कानों के कुंडल भी टूट गए थे। उन्होंने बहुत समय पहले अपने पति से भी कहा था, लेकिन पैसे तो वह अपनी माँ के हाथ में दे देते। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपनी पत्नी को दूसरे कुंडल दिला सकें। लेकिन जब शादी ब्याह में छोटी बहन के लिए सामान खरीदने के लिए गए, तो तभी जगदीश जी ने अपनी पत्नी के लिए भी माँ से कहकर एक जोड़ी नए कुंडल बनवा लिए थे। घर पर कुंडल ला करके जब उन्होंने श्यामा जी को
दिए तो श्यामा जी के चेहरे की खुशी देखने लायक थी। आज वह बहुत खुश थी कि उनके पति पहली बार उनके लिए कुछ लेकर आए हैं। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे शादी का समय भी नजदीक आ गया, लेकिन बड़ी वाली ननद ने शादी में आते ही हंगामा खड़ा कर दिया। रास्ते में उसके कुंडल गिर गए हैं। उसके पास तो पहनने के लिए अभी कुछ भी नहीं बचा है। जगदीश जी की माँ अपनी बहू के पास आकर कहती हैं, अरे श्यामा, तूने पिछले महीने ही नए कुंडल खरीदे थे, अब तुम्हारी ननद के खो गए हैं तो तुम उनको दे दो। जगदीश जी ने अपनी पत्नी की तरफ से थोड़ा बहुत माँ के सामने बोलना भी चाहा कि माँ, उसके पास वही एक जोड़ी कुंडल है, अगर वह दे देगी तो शादी में क्या पहनेगी। जगदीश जी का इतना कहना था कि उनकी माँ तो भड़क पड़ती हैं। जोरू का गुलाम बन गया है, अपनी माँ की बात को काटता है। अरे यह अच्छा लगेगा क्या कि तेरी बीवी सोने के कुंडल पहने और मेरी बेटी बाजार के पहने। क्या तुम्हारी पत्नी मेरी बेटी के लिए इतना समझौता नहीं कर सकती है। शादी विवाह का माहौल निपट जाएगा, उसके बाद जो पैसे बचत में आएंगे 4-6 महीने में मैं उसके लिए नई कुंडल बनवा दूंगी। जब पति की ही नहीं चली तो श्यामा देवी का क्या चलता। बेचारी अपने कानों के कुंडल उतार करके अपनी ननद को दे देती हैं। मामला शांत हो गया, लेकिन जगदीश जी अपनी पत्नी का उदास चेहरा देखते हैं तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। आज उनकी पत्नी ने फिर से समझौता कर लिया, हालांकि इस बार के समझौते से उनके चेहरे पर उदासी है। अपनी सीधी सादी सरला स्वभाव वाली पत्नी को हर बार समझौता कर लेने को कहना जगदीश जी को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कभी घर परिवार तो कभी आर्थिक रूप से उन्हें मजबूरी हो करके ऐसा करना पड़ता था। इसी बीच श्यामा देवी को 2 बेटे भी हुए। धीरे धीरे समय बीतता गया, बेटे भी बड़े होते गए, स्कूल जाने लगे। कभी स्कूल की फीस तो कभी कॉपी किताब, कभी स्कूल के ड्रेस, इन सब में पैसे खर्च होने लगे। पहले बहनों में खर्च हुआ, अब बच्चों पर खर्च होने लगी। खुशी खुशी श्यामा जी घर के सारे काम धाम करने लगी। धीरे धीरे बेटे बड़े हो गए और उनकी शादी के लिए भी रिश्ते आने लगे। मेरी माँ भी इस दुनिया को छोड़ करके चली गईं। सासू माँ के जाने के बाद श्यामा देवी कुछ समय के लिए स्वतंत्र हुई थी। कुछ सालों का सुख उनके हिस्से में आया था, लेकिन घर में बहुएं आ जाने के बाद उनका वह सुख भी छिन गया है। बड़े बेटे की जब शादी हुई थी तो बहू बहुत ही आज़ाद ख्यालों की और पढ़ी लिखी थी। उसने घर के काम धाम करना तो सीखा ही नहीं था। घर पर सुबह बहुत देर से सोकर उठती थी, तब तक श्यामा जी घर का पूरा काम निपटा लेती थी। साथ ही साथ चाय नाश्ता भी हो जाता था। छोटी बहू कभी कुछ ऐसा ही हाल था। अपनी जेठानी को देख देख कर वह भी सारे काम अपनी सास पर ही छोड़ देती। श्यामा जी अगर कभी अपनी बहू से कुछ कहती तो वह पलट करके अपनी सास को जवाब दे देती। जगदीश जी को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक दिन उन्होंने अपने बेटों से कहा तो बेटे अपनी पत्नियों से कुछ कहने के जगह माँ से ही भड़क पड़े। अरे माँ, वह तुम्हारी बहू है, थोड़ा बहुत उनके साथ तो एडजस्ट कर ही सकती हो। और फिर उन्होंने यह सारे काम कभी नहीं किए हैं, तुम तो हमेशा से यही काम करती आई हो, तुम्हारे लिए यह सब कुछ ज़्यादा नहीं है। अपने बेटे की बात सुन करके
जगदीश जी दंग रह गए कि आज उनके बेटे भी उनकी पत्नी से समझौता करने के लिए कह रहे हैं। कुछ पल के लिए तो उन्हें अच्छा लगा कि चलो उनके बेटे अपनी पत्नी के लिए कुछ बोल तो रहे हैं। मैं तो अपनी पत्नी के लिए पूरी जिंदगी कभी कुछ बोल ही नहीं पाया, सिर्फ और सिर्फ उसे समझौता करने के लिए कहता रहा। लेकिन आज उम्र के इस पड़ाव पर किचन में श्यामा जी को काम करते देखते हुए तो जगदीश जी का मन बेचैन हो उठता। जो काम उन्होंने अपनी सास के साथ किया था, अपनी ननद के साथ करती आई हैं, वही काम अब उन्हें बहू के साथ भी करना पड़ रहा है। उनके काम का तो कोई अंत ही नहीं है। अनवरत पूरी जिंदगी काम ही करती जा रही हैं। बहू बेटे को उन पर जरा सा भी तरस नहीं आता है। उल्टा अपनी माँ को एडजस्ट करने को कह रहे हैं कि क्या माँ उनके लिए इतना एडजस्ट नहीं कर सकती हैं। लेकिन आज जगदीश जी ने सोच लिया है कि मेरी पत्नी अब समझौता नहीं करेगी। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे समझौते किए हैं, लेकिन अब समझौता नहीं करेगी। उनके चेहरे पर एक खुशी की चमक दिखाई दे रही है और उनके मन का जो भारीपन था वह भी छूट गया। तभी उनकी पत्नी जाग गई और अपने पति को आवाज़ देते हुए कहती हैं, अरे आप बाहर क्या कर रहे हैं और इतनी सुबह सुबह से क्यों टहलने लगे? अभी तो अंधेरा है, आकर के सो जाइए। 6 बजे टहलने के लिए जाना। कुछ नहीं, श्यामा नींद नहीं आ रही थी तो आकर के टहलने लगा। अच्छा, अब आप ही जाग गए हैं तो चलो मैं भी उठ जाती हूँ और आपके लिए चाय बनाती हूँ। हम दोनों बैठ कर के चाय पियेंगे। जगदीश जी अपनी पत्नी के हाथों की मीठी मीठी चाय पीते हैं। सुबह 7 बजे तक बेटे भी उठ गए। बेटों को जगा हुआ देख करके श्यामा जी रसोई में गईं और चाय बनाने लगी। जगदीश जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ कर बाहर आंगन में बिठा दिया और कहा, बेटों की चाय तुम नहीं बनाओगी, बहुएं खुद उठकर अपनी चाय बना लेंगी। अपने पति के द्वारा अपने लिए इतनी फिक्र देख करके श्यामा देवी को अच्छा लग रहा था। बेटे ने कहा, माँ तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई? कितना समय हो गया है, मैं ब्रश करके भी आ गया हूँ, जल्दी से मेरी चाय लेकर आई। हाँ, मेरी चाय पीने में चीनी मत डालना। अभी तक बैठी क्यों हो माँ, जल्दी से मेरी चाय बना दो। जगदीश जी कहते हैं, बेटा चाय पीनी है तो अपनी अपनी पत्नियों से कहो, मेरी पत्नी तुम्हारे और तुम्हारी पत्नी के लिए चाय नहीं बनाएगी। यह घर उन दोनों का भी है, आकर के चाय बना ले। अपने पिता की बात सुन करके दोनों बेटे चुप हो गए। चुपचाप से अपने कमरे में गए और अपनी पत्नियों से चाय बनाने के लिए कहा तो दोनों ही भड़कते हुए बोली, यह क्या बात हुई? अभी तक तो माँ जी ही चाय बनाती थी, अब मुझे चाय बनाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? जैसे तैसे मुंह बनाकर दोनों बहुएं चाय तो बना देती हैं। दोपहर में खाने का समय आया तो खाने के समय पर जगदीश जी ने अपनी पत्नी को रसोई में जाने से मना कर देते हैं। घर में बहुएं हैं, वही खाना बनाएंगी। तुमने पूरी जिंदगी खाना बनाया है, अब तुम रसोई में जा कर के खाना नहीं बनाओगी। दोपहर में रसोई में दोनों बहुएं आईं तो कुछ भी बना नहीं रहा था। दोनों ने घर में क्लेश कर दिया। यह क्या है, अभी तक घर में कुछ खाना नहीं बना है, हम लोग क्या खाएंगे? और माँ जी तुम इधर अपने कमरे में आराम से क्यों बैठी हो? बहुत हो गया आराम, जा कर के खाना बनाओ, हम सबको बहुत तेज भूख लग रही है। बहू हमने भी बहुत तेज भूख लग रही है, दोपहर के 1 गए हैं, अभी तक तुम दोनों ने खाने में कुछ भी नहीं बनाया क्या? पिताजी हम खाना खाएंगे, मैंने तो इतने दिनों से आई हूँ कभी खाना बनाया नहीं, बस थोड़ा बहुत रसोई में हाथ बटा देती थी। खाना तो माँ जी ही बनाती हैं, माँ जी बनाती थीं।
अब नहीं बनाएगी। तुम दोनों घर की बहुओं हो, खाना भी तुम ही दोनों बनाओगी। अपने ससुर जी की बात सुन करके दोनों बहुओं का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। अपने अपने पति को बुला करके आ गई। देखो तुम्हारे पिताजी क्या कह रहे हैं, माँ जी खाना नहीं बनाएंगी। दोनों बेटे भी भड़कते हुए आते हैं और कहते हैं, यह कैसी फालतू की बातें कर रहे हो पापा, माँ खाना क्यों नहीं बनाएंगी। बेटा मेरी पत्नी ने सबके लिए बहुत कुछ किया है, अब उसके बुढ़ापे पर आराम का समय है, वह तुम सबको बनाकर नहीं खिलाएंगी। या छोटे मोटे घर के काम तो बहुएं भी कर सकती हैं। कौन सा बहुएं बाहर नौकरी करने जा रही हैं, घर पर पूरा दिन फोन चलाती रहती हैं, आपस में बातें करती रहती हैं, तो क्या घर का खाना नहीं बना सकती हैं। क्या पापा आप भी कैसी बातें कर रहे हो, उन दोनों को तो यह सारे काम करने की आदत नहीं है। और रही बात माँ की, तो क्या माँ ने अपनी बहू के लिए इतना समझौता नहीं कर सकती हैं, और वैसे भी उन्होंने सबके लिए समझौते किए हैं, तो क्या अपनी बहू के लिए समझौता नहीं कर सकती हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। दोनों बेटों की बात सुन करके जगदीश जी का गुस्सा आ गया और कहते हैं, बेटा तुम्हारी माँ ने पूरी जिंदगी समझौता किया है, लेकिन आप वह इस उम्र की पड़ाव पर समझौता नहीं करेंगी। आप वह समझौता के साथ नहीं, स्वाभिमान के साथ रहेंगी। तुम लोगों को अगर हमारे घर में रहना है तो बहू से कह दो काम धाम करना सीख लें, वरना तुम्हें जहाँ जगह मिले अपनी बहुओं को लेकर के इस घर से निकल जाओ। अब मेरी पत्नी तुम सबको खाना बनाकर नहीं खिलाएगी, उसकी भी उम्र हो गई है, बैठ करके खाने के दिन है। बहू से बोलो ऑनलाइन सब कुछ सीख सकती हैं, खाना बनाना भी सीख जाएंगी। खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, और आज जो बनाना आता है वही बना ले। खाने का समय हो गया है, कल से 12 बजे तक बहू से बोल दो खाना बना लिया करे। जिस समय पर मेरी पत्नी खाना बनाकर दिया करती थी उसी समय पर खाना बना दिया करे। हमें 1 बजे खाना खाने की आदत नहीं है। अपने पिता की बातें सुन करके दोनों बहुएं और बेटे शांत हो गए, क्योंकि सच में वह अपने पिता के घर पर ही रह रहे हैं, छोटा मोटा काम करते हैं जिससे अपना खर्चा चलाते हैं। लेकिन अगर पिताजी के घर को छोड़कर चले गए तो उन्हें तो मुश्किल हो जाएगा अपने घर खर्च चलाना। दूसरे दिन से दोनों बहुएं सुबह उठ करके चाय बनाने लगी, घर के बाकी सारे काम धाम भी देखने लगी। आज जगदीश जी को घर में पत्नी को बिठाया हुआ देख करके और बहुओं को काम करते हुए देख करके बड़ी तसल्ली मिल रही है, और मन ही मन कह रहे हैं शायद आज वह अपनी पत्नी के साथ न्याय कर पाए हैं। दोस्तों, एक औरत पूरी जिंदगी काम करती है, मायके में भी जब वह बड़ी होती है तो इन्हीं तानों के साथ बड़ी होती है। कुछ काम धाम सीख लो, ससुराल जाओगी तो काम करने पड़ेंगे। ससुराल में आकर कर भी उसे अपनी सास नंदों के साथ बहुत सारे समझौते करते हुए रहना पड़ता है। खास करके हमारी पिछली पीढ़ी जो थी, उन्होंने तो अपनी सास के साथ भी समझौते किए हैं और अपनी बहुओं के साथ भी समझौते कर रही हैं। लेकिन एक उम्र हो जाने के बाद हर किसी को आराम की ज़रूरत पड़ती है। पूरी ज़िंदगी कोई काम नहीं कर सकता है। आदमियों को तो 60 साल के बाद रिटायरमेंट मिल जाता है, उन्हें काम ना करने की छुट्टी मिल जाती है। ऑफिसली बोल दिया जाता है 60 साल के बाद अब तुम काम नहीं करोगे। लेकिन औरतों का कोई रिटायरमेंट नहीं होता है। पहले सास के साथ काम कर लिया, फिर अपने बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी लगी रही, उसके बाद बहुएं आ गईं। अगर बहुएं अच्छी आईं तब तो ठीक है, अगर अच्छी नहीं है तो पूरी ज़िंदगी बहू के साथ भी उन्हें काम करना पड़ता है। काश औरतों को भी उनके रिटायरमेंट की उम्र बता दी जाए तो कितना अच्छा होगा कि 60 साल के बाद तुम्हें भी रसोई के कामों से मुक्ति मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।